हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने टोटल 36 क्लासेस कर ली हैं और आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 37। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं आप लोग देख लीजिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट में मैंने ये सारी क्लासेस एक साथ ऐड ऑन कर दी हैं क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमको क्लास की सीरीज़ नहीं मिल रही है, सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट है। तो प्लेलिस्ट क्रिएट करिए फ्रेंड्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर सारी क्लासेस मैंने एक साथ ऐड करी हैं, आपको वहाँ से देखना इजी रहेगा। और आप लोगों को ये क्लासेस बहुत पसंद आ रही हैं और आई होप कि आपको ये सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं फ्रेंड्स। और आप जानते ही हैं हर क्लास में हम हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 37। और आज की क्लास में भी हम सारे क्वेश्चन के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा सीडीपी का है जो कि आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, जो कि बहुत ईजी है और काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। और आप जानते ही हैं सीटेट में तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको बतानी है, टैग वर्ड्स वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीटेट ऑल सब्जेक्ट्स टैग वर्ड्स करके वीडियो प्लेलिस्ट क्रिएट करी है, वहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। सीडीपी, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस, जितना भी सब्जेक्ट है आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। ठीक है, अलग अलग वीडियोज़ हैं सेपरेट, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? किसके अकॉर्डिंग? ये है आपका जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि पियाजे के अनुसार बच्चे जो हैं अपनी आँख, कान और हाथ के संबंध में सोचने लगते हैं। तो पियाजे ने विकास के कौन से स्तर पर ये बात करी है कि बच्चे ये एक्टिविटीज़ करते हैं? आप जानते ही हैं जीन पियाजे ने विकास के 4 स्तर बताए हैं, यानी कि डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं। वो 4 स्टेजेस कौन सी हैं मैंने आपको निमोनिक के तौर पर भी याद करवाया था, याद कीजिए। वो 4 स्टेजेस हैं आपकी एसपीसीएफ यानी कि एस फॉर सेंसरी मोटर, जिसको हम इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं। दूसरा है प्री ऑपरेशनल, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक स्तर या अवस्था कुछ भी कह सकते हैं। सी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और एफ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए हो गया ना इतना ईजी आप लोगों के लिए इस चीज़ को समझना, है ना। और ये आपका 0 से 2 वर्ष तक होता है, ये आपका 2 से 6 होता है, इसे आप 7 से 12 और ये 12+, इनमें इस स्टेज के बच्चे आते हैं। बच्चों की एज इतनी रहती है। ठीक है, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी भी होगी, थ्योरी की क्लासेस भी मैंने करवाई हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो इसमें जो आपसे पूछा है कि बच्चे आँख, कान और हाथ के संबंध में कहाँ पर सोचते हैं, तो वो सोचते हैं फ्रेंड्स इंद्रिय जनित स्तर में। यानी कि ये जो पहली अवस्था है विकास की, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, इस स्तर पर क्या होता है कि बच्चे जो हैं अपने आँख, कान और हाथ के संबंध में सोचने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर बच्चे छोटे हैं, 0 से 2 वर्ष के हैं, तो यहाँ पर मोस्टली जितनी भी एक्टिविटीज़ रहती हैं उनकी अपने बॉडी पार्ट से रिलेटेड ही रहती हैं। उनके जो सेंसेस होते हैं मेनली आँख, कान, नाक, हाथ, मुँह, ये सब तो आप जानते ही हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो इसी स्तर में होती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। और मैंने आपको सीरीज़ बता ही दिया है, पहले यही आएगा इंद्रिय जनित, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, यहाँ पर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, फिर मूर्त संक्रियात्मक, यहाँ थोड़ा बड़ा हो गया, फिर अमूर्त संक्रियात्मक में 12 वर्ष से ऊपर का बच्चा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? पियाजे की थ्योरी में हमने पढ़ा था ना, वो केंद्रीयता, आत्मकेंद्रीकरण, प्रतिवर्तिता और जीववाद, याद करिए। अगर आपको याद नहीं भी है तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगी, आपको आ जाएगा। ठीक है, गारंटी है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में एक समय में जब बच्चा किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है तो इसे हम कहते हैं सेंट्रेशन का गुण। सेंट्रेशन यानी कि केंद्रीयता का गुण। ठीक है, यहाँ पर बच्चा एक समय में एक ही चीज़ पर फोकस करता है। और इसको एक तरीके से आप और समझ सकते हैं, केंद्रीयता मतलब होता है यहाँ पर बच्चा खुद को सेंटर में रखता है। ठीक है, और एक समय पर एक ही चीज़ पर वो फोकस करता है, तो इसी को हम कहते हैं केंद्रीयता।
अब ये जो आप देख रहे हैं ना जीववाद, इसकी बात भी जीन पियाजे करते हैं, लेकिन जीववाद का मतलब ये नहीं होता है कि किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति। ये प्रवृत्ति तो आपकी केंद्रीयता होती है, सेंट्रेशन होती है, ऑप्शन 1 राइट है। लेकिन जीववाद क्या होता है? जीववाद एनिमिज्म इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो एनिमिज्म मतलब होता है कि बच्चा निर्जीव चीज को भी सजीव मानता है जीववाद के अंदर, ठीक है। ये होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था में, जब बच्चा निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानने लगता है। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है और अगर वो खेल रहा होता है, उसको किसी टॉय से लग गई, ठीक है, चोट लग गई, तो बच्चा रोने लगता है। उसके बाद उसके पेरेंट्स आते हैं, मम्मी या पापा कोई भी आएंगे तो बोलते हैं कि अच्छा आप क्यों रो रहे हैं, आपको इसने मारा, इस टॉय ने मारा, तो टॉय को ऐसे थोड़ा सा थप्पड़ मारेंगे उसको, ठीक है। तो बच्चा जो है शांत हो जाता है। वो इसीलिए शांत होता है क्योंकि बच्चे को लगता है इस टॉय ने मुझे मारा, अब मम्मी या पापा ने इसे भी मार दिया है, अब बराबर हो गया। इस तरीके से वो चुप हो जाता है उसके बाद, क्योंकि उसे लगता है इसमें भी प्राण है, टॉयज़ भी हमारा लिविंग थिंग है, वो ये सोचने लगता है। तो इसी को हम कहते हैं जीववाद का गुण, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा है वो है एक समय पर एक ही चीज़ पर अगर बच्चा फोकस कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रेशन, और ये पियाजे ने ही बताया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभिकथन है गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं का चित्रण बच्चों की लचीलेपन भूमिका के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या ये सही है? जी हाँ। इसका तर्क है कि जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है। ये भी आप जानते ही हैं, क्योंकि जन्म के समय क्या होता है, बच्चे का जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है कि कौन से जेंडर का है ना, ये बॉय है, गर्ल है या थर्ड जेंडर है। तो ये चीज़ें, तो इसका ये बिल्कुल सही है तर्क, ये भी सही है अभिकथन, और इसका तर्क भी सही है, क्योंकि गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में वो जो पुरुष और महिलाओं का चित्रण है वो बच्चे को क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये हमारा अभिकथन भी सही है और इसका रीज़न भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें बच्चे कुछ नया कर सकें और वो जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में भी आए। आप ऐसा एक परिवेश, एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल जो है क्रिएट करना चाहते हैं। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए निम्न में से क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। 3 पॉजिटिव होंगे, 1 नेगेटिव होगा। पहला है कि बच्चे शिक्षकों के अनुसार कार्य करें, दूसरा है बच्चे की स्वीकृति, तीसरा है शिक्षक का सकारात्मक रुख, और चौथा है बच्चे के प्रयासों का अनुमोदन। अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे टैगवर्ड्स जो जानते हैं, जिन्होंने टैगवर्ड्स वाली वीडियोस देखी हैं, वो तो अपने आंसर तक पहुँच गए होंगे, लेकिन आपने नहीं भी देखी है तब भी आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे की स्वीकृति तो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे को की स्वीकृति नहीं है किसी चैप्टर को पढ़ने की और ज़बरदस्ती आप उसे पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को समझ में आएगा ही नहीं, बच्चे बोर होने लगेंगे, सिंपल सी बात है ना। नेक्स्ट है शिक्षक का सकारात्मक रुख, ये भी सही है। टीचर को पॉजिटिव होना चाहिए, जब टीचर पॉजिटिव होंगे तभी तो वो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, जो भी चीज़ें वो पढ़ाना चाह रहे हो। नेक्स्ट है बच्चे के प्रयासों का अनुमोदन। जी हाँ, बच्चे जो प्रयास कर रहे हैं उसको आप सराहना देंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी है यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़। तो ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि कक्षा का परिवेश अच्छा बनाना है आपने, जहाँ पर बच्चे सीख सकें, तो ये 3 ऑप्शन सही हैं। लेकिन जो पहला आप देख रहे हैं शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, ये यहाँ पर नेगेटिव है और ये ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। यही हमारा सत्य नहीं है, क्योंकि देखिए शिक्षक के अनुसार कार्य करना नहीं, बल्कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चों की रुचि होनी चाहिए उस कार्य में, ठीक है। अब ऐसा आप कुछ करवा रहे हैं बच्चों को जिसमें शिक्षक की तो रुचि है लेकिन बच्चों की नहीं है, फिर क्या फ़ायदा है शिक्षक के अनुसार कार्य करके, बच्चों को तो समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए समावेशी शिक्षा भी कहती है कि सभी बच्चों को एक साथ मिलाकर पढ़ाओ और बच्चों को उनके रुचि के अनुसार पढ़ाओ, ठीक है। सभी के लिए समान अवसर
और बच्चों की रुचि सबसे ज़्यादा मायने रखती है अधिगम की प्रक्रिया के दौरान। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वह समाधान जो एक समस्या को सफलतापूर्वक हल करने के लिए आवश्यक तत्वों का तो सही वर्णन करता है, लेकिन आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त विवरण नहीं देता है, उस समाधान को हम क्या कहेंगे? समस्या समाधान का स्वतः शोध या अन्वेषणात्मक प्रकार, समस्या समाधान, सामान्य समाधान, समस्या समाधान का कार्यात्मक प्रकार, समस्या समाधान का एक विशिष्ट प्रकार। अब मैं आपको पहले यहाँ पर एक ट्रिक बताती हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे फ्रेंड्स जो आपको नहीं आ रहे होंगे। आपने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जो लगभग सेम हैं। कौन से 3? समस्या समाधान, समस्या समाधान, समस्या समाधान। आपको जो डिफरेंट लग रहा होता है ना, ये सामान्य समाधान, आप उसको भी टिक कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। ये भी एक ट्रिक होती है और ट्रिक वाली वीडियोज़ भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, आपको जो ये प्लेलिस्ट बना है ना क्वेश्चंस का, इसी में मिल जाएगा। क्लास नंबर 37 के नीचे आपको मिल जाएगा ये वाला, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। मैंने एक सीटेट के लिए तुक्का ट्रिक बनाई है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि ऐसी तुक्का ट्रिक कैसे हो सकती है, ऐसे तो सभी लोग पास हो जाते। तो देखिए वो कोई ऐसी तुक्का ट्रिक नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली वो चीज़ें होती हैं, इसलिए मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन करा है। और अप्रॉक्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसे देखा, आप देख लीजिएगा। आई थिंक 31,000 अप्रॉक्स हैं। उस पर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको साइंटिफिक चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हैं, कौन सी ट्रिक आपने यूज़ करनी है। एक बार ज़रूर देखिएगा, फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स भी इंक्रीज़ होंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो समाधान है एक समस्या को सफलतापूर्वक हल करने के लिए आवश्यक तत्वों का तो सही वर्णन कर रहा है, लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त विवरण नहीं दे रहा है। अगर वो पर्याप्त विवरण नहीं दे रहा है तो उसमें पूरी तरीके से समस्या समाधान हो ही नहीं रहा है ना। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे सामान्य समाधान, क्योंकि आधा प्रोसेस उसमें हो रहा है और आधा प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे सामान्य समाधान है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सीटेट में काफ़ी बार पूछा हुआ है। वाक्पटुता, लचीलापन और मौलिकता किस प्रकार के विचार की विशेषताएं होती हैं? केंद्राभिमुख चिंतन, यांत्रिक समस्या समाधान परक चिंतन, रटकर समस्या हल करना या बुद्धिशीलता। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, वाक्पटुता, लचीलापन, मौलिकता, ये सभी किस में होती हैं? ये बुद्धिशीलता के लक्षण हैं, ठीक है, या इनको आप कह सकते हैं प्रतिभाशाली बच्चों के ये लक्षण होते हैं। उनमें ये सारे लक्षण होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मौलिकता यानी कि इलेबोरेशन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, और आपका वाक्पटुता होती है। तो वो बोलने में भी अच्छे होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, जैसा माहौल मिलता है उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। मौलिकता भी होती है, और एक और चीज़ आती है विस्तार। जो भी चीज़ उन्हें समझ में आती है, जो भी उन्होंने पढ़ा होता है, वो दूसरों को अच्छे से समझा देते हैं। तो ये सारे गुण होते हैं आपके गिफ्टेड बच्चे के, एक प्रतिभाशाली बच्चे के, ठीक है। अभी से आपको ये ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर देखिए ये तो वैसे भी नहीं होंगे, ये नेगेटिव है। यांत्रिक समस्या समाधान परक चिंतन, ऐसा थोड़ी होता है कि टेक्निकली और रटकर याद करना, ये तो आप जानते ही हैं। रटकर समस्या का हल करना ये तो कभी भी सही नहीं होता है। केंद्राभिमुख चिंतन यानी कि एक सेंटर पर रहकर आप चिंतन कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता है। ये होते हैं बुद्धिशीलता के लक्षण, ठीक है। जो बच्चा बुद्धि यानी कि प्रतिभाशाली होगा उसके अंदर ये 4 गुण पाए जाएंगे, वाक्पटुता, लचीलापन, मौलिकता और एक और जो मैंने आपको बताया विस्तार, जिसे हम इलैबोरेशन भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है? बताइए, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है? पहला है केवल दूसरों की नकल करने की क्षमता, जी नहीं। एक विशिष्ट एकाकी क्षमता है, जी नहीं। क्षमताओं का एक समूह है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्या कहता है? ये कहता है कि बुद्धि एक विलक्षण और सामान्य अवधारणा है, ठीक है, एक विलक्षण और सामान्य अवधारणा है। अब देखिए बुद्धि से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये नीचे आ ही गया, इसके बारे में अभी मैं आपको जस्ट कहने ही वाली थी, ये मैंने देखा नहीं था, ठीक है, और अभी ये ध्यान भी आ गया। तो हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन हमेशा बनता है, आप ध्यान रखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर कौन है? इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया हुआ है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी, जिसमें उन्होंने बोला है कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है, और अभी एक और ऐड कर दी गई है अस्तित्ववादी बुद्धि, तो हम कहेंगे कि 9 प्रकार की बात करिए, ठीक है। तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड काफ़ी अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे सिंपल तो यही पूछा जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था?
अब वहाँ पर आपको काफ़ी सारे नाम दे देंगे, क्योंकि बुद्धि के काफ़ी सारे सिद्धांत दिए हैं अलग अलग लोगों ने। जैसे हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत बिने ने दिया है, द्वितत्व सिद्धांत आपका स्पीयरमैन ने दिया है, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, समूह कारक सिद्धांत है थर्स्टन का। तो काफ़ी सारे सिद्धांत दिए हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा दिया है। तो आप ध्यान रखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी दी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं। गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि का स्वरूप एकाकी न मानकर बहुकारकीय माना गया है। जैसा कि मैंने आपको बोला 8 प्रकार की, इनमें से बुद्धि का एक प्रकार है। जो उन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए हैं ना 8 प्रकार, उन 8 प्रकारों में से आपको बताना है कि एक कौन सा प्रकार इस ऑप्शन में दिया गया है। अब उसके लिए आपको 8 के 8 प्रकार क्या करने होंगे, याद करने होंगे। ठीक है, ये तो आपको याद करने ही होंगे फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को नोट्स पे मेंशन किया हुआ है, सब कुछ आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे आपकी भाषिक बुद्धि होती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है, और काफ़ी सारे हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल, आप लोगों ने नोट्स में देखा भी होगा। तो उन 8 प्रकार में से कौन सा प्रकार यहाँ पर मौजूद है ऑप्शन में, आपसे ये पूछा है सिर्फ। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर संगीत, मैंने आपको अभी बोला ना कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी कि संगीतात्मक बुद्धि, तो ये संगीतात्मक बुद्धि की बात करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों की बात इन्होंने नहीं करी है, बुद्धि में इनको मेंशन नहीं करा है, बल्कि इसको करा हुआ है। जैसे वो कहते हैं कि हर किसी में ना एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जरूर होगी। जैसे गाना सभी गाते हैं, आप भी गाते हैं, हम भी गाते हैं, सभी गाते होंगे, बट जो एक परफेक्टली गाता है उसको हम कहते हैं संगीतकार, म्यूजिशियन कहते हैं ना, क्योंकि उसकी जो हम कह सकते हैं वो जिस तरीके से गाते हैं उस तरह का परफॉर्म हम नहीं कर सकते, तो उनके अंदर वो संगीतात्मक बुद्धि बहुत ही अच्छे से मौजूद होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर यही कहते हैं, संगीतात्मक बुद्धि, जैसे बहुत सारे गायक हैं, है ना, आप उन्हें जानते ही हैं, AR रहमान ले लीजिए, काफ़ी सारे हैं, तो उन सभी के अंदर आपकी संगीतात्मक बुद्धि पाई जाएगी। अब सीटेट में क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जाता है, जैसे आपको एग्जाम्पल दे देंगे कि जैसे कुमार विश्वास हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरीके से अपने शब्दों को लिख पाता है, बोल पाता है, लोगों को समझा भी पाता है इस तरीके से, और भाषा में उसकी अच्छी पकड़ है, तो बताइए उसके अंदर कौन सी बुद्धि है। ऑब्वियसली अगर भाषा में पकड़ अच्छी है तो भाषीय बुद्धि होगी, है ना। तो आप देख लीजिएगा एक बार, वो बुद्धि वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा करवाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीतात्मक बुद्धि, क्योंकि इसकी बात हार्वर्ड गार्डनर ने करी हुई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सीमित बुद्धि वाला एक व्यक्ति जब कला, संगीत, मानसिक अंकगणितीय या कैलेंडर गणनाओं में अतुलनीय क्षमताओं का प्रदर्शन करता है तो इसे डैश कहा जाता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, सीमित बुद्धि वाला एक व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, कला, संगीत और मानसिक अंकगणितीय या कैलेंडर गणनाओं में अतुलनीय क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को 2 ऑप्शन सही लग सकते हैं। कौन कौन से? आपको लग सकता है डिस्कैलकुलिया होगा, लेकिन इसका राइट आंसर डिस्कैलकुलिया नहीं है फ्रेंड्स। अब डिस्कैलकुलिया क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए डिस्कैलकुलिया क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को मैथ्स में कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है तो उसके अंदर क्या होता है, डिस्कैलकुलिया अधिगम विकार होता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें तो ठीक हैं, मानसिक अंकगणितीय और कैलेंडर गणनाओं में उसे प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर देखकर तो लग रहा है कि बच्चे को क्या है, डिस्कैलकुलिया है, लेकिन यहाँ पर कला, संगीत इसकी भी बात हुई है और डिस्कैलकुलिया के अंदर हम कला और संगीत की बात नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं अभी जो बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स अधिगम वो जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं, अधिगम अक्षमताएँ। ठीक है, हिंदी में अधिगम अक्षमताएँ बोलते हैं। जैसे जब बच्चे को डिसलेक्सिया होता है तो उसे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे को डिस्ग्राफिया होता है तो उसे लिखने में दिक्कत आती है, जब बच्चे को डिस्कैलकुलिया होता है तो बच्चे को मैथ्स में कैलकुलेशन गणना करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो अधिगम अक्षमताएं हैं ये अलग हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा विद्वता का लक्षण, क्योंकि यहाँ पर कला और संगीत की भी बात करी है। अगर कला और संगीत नहीं पूछा होता, सिर्फ ये पूछा होता कि व्यक्ति मानसिक अंकगणितीय या कैलेंडर गणनाओं में अतुलनीय क्षमताओं का प्रदर्शन करता है, तो हम कहते हैं बच्चे को क्या है, डिस्कैलकुलिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कला और संगीत भी ऐड किया है, तो इसका राइट आंसर होगा विद्वता का लक्षण, ऑप्शन
4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक अक्षमताएं नहीं देखी हैं, वो वाला वीडियो नहीं देखा है, कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और मैंने आपको बहुत अच्छे से वो याद करवाया है। काफ़ी सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसमॉर्फिया, डिस्थीमिया, है ना, ADHD है, ऑटिज्म है, ये सब मैंने आपको एक बार करवा दिया है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा से इनको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया, पहला है प्रबलन, आवश्यकता, व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया, आवश्यकता, प्रेरक शक्ति, व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया, प्रेरक शक्ति, व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया और आवश्यकता, या फिर व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया, प्रेरक शक्ति और फिर आवश्यकता। तो आपको बताना है जो सही सीक्वेंस है वो कौन सा है अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया का। तो देखिए, सबसे पहले आएगा आवश्यकता। ठीक है, बच्चे को अभिप्रेरित कर रहे हैं, सबसे पहले नीड पता करनी होती है, आवश्यकता, फिर प्रेरक की शक्ति, और उसके बाद जब आपने बच्चे को सारी चीज़ें करवा दी तो व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया, उस चीज़ को वो अपने व्यवहार में कैसे लाएगा, अपने जीवन में कैसे लाएगा, उसके बाद ये चीज़ आएगी। तो ये होता है आपका अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया। ठीक है, और ये अभिप्रेरणा जो चैप्टर है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CTET में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, चलिए, क्योंकि वो क्वेश्चन ना बार बार मैंने ये जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ करवाई है, उसमें आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा, वो क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, क्योंकि वो पूछा जाता है रिपीटेडली, और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए 2024 में। तो इसको हम समझ लेते हैं। अभिप्रेरणा ना 2 प्रकार की होती है। एक होती है फ्रेंड्स आंतरिक अभिप्रेरणा, और दूसरी होती है बाह्य अभिप्रेरणा। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा भी। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आता भी होगा, हाँ आता होगा, आई नो, लेकिन जिनको नहीं आता है वो ध्यान से सुनिए, और जिनको आता है वो एक बार उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छा है। तो देखिए, अभिप्रेरणा 2 प्रकार की, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा को हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, या इसको इंटरनल मोटिवेशन भी कह सकते हैं, इसको एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कह सकते हैं, आंतरिक और बाह्य। अब आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा होती क्या है? जब व्यक्ति आंतरिक रूप से किसी चीज़ को लेकर अभिप्रेरित होता है तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। अब आप कहेंगे ये तो आपने डेफिनेशन बोल दी, तो चलिए डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। कहने का मतलब है, जब आप कोई काम अपनी रुचि के अनुसार करते हैं, आपका मन करता है उस काम को करने का। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपको पढ़ाना, मेरी रुचि है आपको पढ़ाना, मुझे अच्छा लगता है जब मुझे कोई चीज़ आती है तो मैं किसी और को भी पढ़ा पाऊँ, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, क्योंकि पढ़ाने में मेरी रुचि है और मैं अंदर से अभिप्रेरित हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मुझे कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, मुझे कोई प्राइज़ मिलने वाला है, मुझे कुछ और चीज़ें मिलने वाली हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर इनडायरेक्टली कहीं से मिलता है तो वो भी ठीक है, एक्सेप्टेड है, नहीं मिलता है तो भी एक्सेप्टेड है, क्योंकि यहाँ पर जो काम किया जा रहा है उसका मोटिव है सिर्फ अपनी रुचि के अनुसार काम करना, ना कि कोई रिवॉर्ड गेन करना। ठीक है, यहाँ पर रिवॉर्ड की बात नहीं होती है, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है वो ऐसी अभिप्रेरणा होती है जब हम किसी काम को इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमें कुछ रिवॉर्ड मिल रहा होता है। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जब वो 10th क्लास में होते हैं तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा इस बार आपको लाने हैं 80 मार्क्स, अगर आपके 80% मार्क्स, अगर आपके 80% मार्क्स आ गए तो मैं आपको मोबाइल दिलाऊंगी, मम्मी ने बोल दिया। तो बच्चा फटाफट से पढ़ना स्टार्ट कर देता है ये सोचकर कि मुझे मोबाइल मिलेगा, अगर मेरे 80% मार्क्स आ गए तो मम्मी मुझे मोबाइल दिलाएंगी। अब वो पढ़ाई कर रहा है, वो आंतरिक रूप से तो अभिप्रेरित है नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसकी रुचि नहीं है पढ़ने में, वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसको मोबाइल मिलेगा बाद में। ठीक है, रिवॉर्ड के लिए पढ़ रहा है, बाद में उसको कुछ प्राइज़ मिलने वाला है, इसके लिए पढ़ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम बाह्य अभिप्रेरणा। जब बच्चा बाहरी रूप से किसी चीज़ की, हम कह सकते हैं लालच में कोई काम कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये एक्सप्लेन करने का मेरा रीज़न ये था फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार CTET में रिपीट हुआ है, और जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं उन्होंने ये नोटिस भी करा होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए अपने समूह के कौन से गुणों एवं मानकों को समंजित करने हेतु प्रयासरत रहता है? पहला है उन गुणों एवं मानकों को जो बालक के व्यक्तिगत व्यवहार को संतोष प्रदान करते हैं।
दूसरा है उन गुणों एवं मानकों को जो उसके व्यवहार के निकटस्थ प्रतीत होते हैं, उन गुणों एवं मानकों को जो सुविधाजनक ढंग से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, या फिर उन गुणों एवं मानकों को जो बालक के व्यक्तिगत व्यवहार को अभिप्रेरित करते हैं। तो देखिए, बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए अपने समूह के कौन से गुण और मानकों को समंजित करने हेतु प्रयासरत है, वो है उन गुणों और मानकों को जो बालक के व्यक्तिगत व्यवहार को अभिप्रेरित करते हों, ठीक है, मोटिवेट करते हों। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर है। सामाजिकरण चैप्टर भी आपका इम्पॉर्टेंट है, और सामाजिकरण में भी एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि बच्चे के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी या फिर प्राथमिक संस्था कौन सी है, तो वो है आपकी फैमिली। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बच्चे का जो सामाजिकरण है, सोशलाइजेशन है, वो फैमिली में होता है। तो फैमिली यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, प्राइमरी रोल है फैमिली का। उसके बाद सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी में आपका स्कूल आ जाता है, पास पड़ोस आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिकरण की स्थिति में बालक समूह के उन गुणों एवं मानकों को अनुकूलित करता है जिनके आधार पर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्भर रहता है, या फिर जो उसके अभिप्रेरकों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से संतुष्ट करते हैं, या फिर जिनके साथ वह किसी विशेष में संबंधित रहता है, या जिनके साथ उसका निकटस्थ संबंध होता है। तो बताइए, ये क्वेश्चन लगभग ये क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा ही है, आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। सामाजिकरण की स्थिति में बालक समूह के उन गुणों और मानकों को अनुकूलित करता है जो उसके अभिप्रेरकों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से संतुष्ट करते हों, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लीजिए, लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, और ऐसा कोई पेपर नहीं है सीटेट का जहां पर आपको लेव वाइगोत्स्की और पियाजे से रिलेटेड ना पूछा हो। ये सिर्फ सीटेट में ही नहीं, इवन जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं सभी में लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये आपको पढ़ने ही है इनकी थियोरीज, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की के विचार में निजी वाक जिसको हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच, ये हम नहीं कहते हैं बल्कि लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने कहा है जो निज वाक है, प्राइवेट स्पीच है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए। इसमें क्या होता है ना, लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे जो है खुद से बातचीत करते हैं। जैसे आप में से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते होंगे, जब हम पढ़ाई करते हैं तो जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद हम खुद से बात करते हैं कि अच्छा ये चैप्टर मेरा हो गया, इसमें ये था, ये टॉपिक थे, मेरा कवर हो गया। फिर हम रिवाइज़ करते हैं कि अच्छा मुझे ये याद है, तो हम खुद से बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका प्राइवेट स्पीच, निज वाक, और बच्चे भी ऐसा करते हैं, वाइगोत्स्की का कहना है। तो वाइगोत्स्की इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा है कि लेव वाइगोत्स्की के विचार में निजी वाक एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। देखिए, मैंने अभी बोला ना, वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण है, बाधा नहीं डालता है बल्कि बच्चों को दिशा देता है, बच्चों की अहंकारी सोच को दर्शाता है। जी नहीं, ये सब कितना नेगेटिव है आप देख पा रहे होंगे। कोई संज्ञानात्मक कार्य नहीं करता है, जी नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे जब निज वाक करते हैं, खुद से बातचीत करते हैं, तो वो खुद को डायरेक्शन दे रहे होते हैं, खुद को दिशा दे रहे होते हैं किसी काम को करने के लिए। तो इनका कहना है कि ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है, बच्चों को सोसाइटी में भी इससे फ़ायदा होता है। अब कैसा फ़ायदा होता है, जैसे बच्चे खुद से बातचीत कर रहे हैं, खुद को डायरेक्शन दे रहे हैं, तो समाज में खुद को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये भी उससे ही आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और एक और चीज़, वाइगोत्स्की और भी बहुत सारी चीज़ों को महत्व देते हैं, सिंपल है, बस न्यूमोनिक याद करना है। जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ, SCL, इन 3 चीज़ों को भी वाइगोत्स्की महत्व देते हैं। पहला है सोसाइटी, दूसरा है कल्चर, तीसरा है लैंग्वेज, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा। इन 3 चीज़ों को कौन महत्व देता है? इन 3 चीज़ों को वाइगोत्स्की महत्व देते हैं, ना कि पियाजे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बना है और आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए अब से ये आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करेगा। जहाँ भी बात आ जाए समाज, संस्कृति और भाषा, आपके दिमाग में आना चाहिए लेव वाइगोत्स्की का नाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित रहता है? प्रदर्शन परिहार लक्ष्य, ठीक है। तो पहला है गतिविधि का आनंद में, इस चीज़ में तो उनका ध्यान केंद्रित नहीं रहता है। असफल होने का डर भी नहीं रहता है। सफलता की आशा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रदर्शन परिहार लक्ष्य होता है ना, ऐसे विद्यार्थियों का ध्यान गर्व की भावना में ही रहता है केंद्रित, ठीक है। खुद को प्राउड फील करवाना, इस तरह की चीज़ों में रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं अब हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, कहीं पर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। एंड यस, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने CDP के हैंड रिटन नोट्स परचेज कर लिए हैं और बहुत ही कम प्राइस पर उनको अवेलेबल हो गए थे। अगर आप लोग भी चाहते हैं CDP के हैंड रिटन नोट्स परचेज करना तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। यहाँ पर पहले आपको डेमो नोट्स दे दिया जाएगा। अगर आपको पसंद आता है तो बहुत ही कम कॉस्ट में आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।